हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे, जब हमने लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे वांट्स ऑफ फैक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारे पास जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है वांट्स ऑफ फैक्टर। सबको आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा है सबको? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। इस फैक्टर में यहाँ पे एक मिनट। हाँ, तो वांट्स ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है देखो इसमें, वो समझना। वांट ऑफ फैक्टर्स होता क्या है वो देखेंगे। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई, ये क्या होता है? वांट्स ऑफ फैक्टर दिया जाता है फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या होता है पहले वो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई, इन सबके डिवाइडेड में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब क्या होता है ये देखो, एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में बोल रहा हूं वो समझना। आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जैसे NaCl, NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करिए तो वो किस में टूटेगा? Na प्लस एक्वस, और यहाँ पे Cl माइनस एक्वस। तो ये दोनों में टूटेगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। तो ये एक तरीके से क्या हुआ है? डिसोसिएशन। तो मैं यहां बोलूंगा कि ये डिसोसिएशन हुआ है। डिसोसिएशन क्लियर है? इसके बाद जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट MgCl2, ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट Mg+2 और 2Cl माइनस। तो ये भी डिसोसिएशन हुआ है।
तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं है, एक तरीके से डिसोसिएशन हुआ। तीसरा देख सकते हैं, जैसे AlSO4, इसका क्या ट्वाइस और ये थ्राइस, इसका डिसोसिएशन कराऊं तो किस में टूटेगा, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2, तो ये इसमें टूटेगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है जिनका क्या हो रहा है, एक तरीके से डिसोसिएशन। तो इन सभी का डिसोसिएशन हो रहा है, इसका बात करें तो ये डिसोसिएशन हो रहा है। अब एक्चुअल में क्या है कि क्यों पढ़ना है इसको, ये 1 मोल NaCl होता है, 1 मोल NaCl है। मैंने वाटर में तो 1 मोल NaCl ही डाला था, पर डिसोसिएट होके मेरे को कितने मोल आइंस मिलेंगे, 2 मोल आइंस मिलेंगे, एक 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। तो मैंने वाटर में तो डाला था 1 मोल, पर मेरे को नंबर ऑफ आइंस कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 मोल। जैसे इस वाले केस में देखो, MgCl2 में मैंने 1 मोल डाला, अब 1 मोल डालने पर यहां कितने मोल मेरे को आइंस मिलेंगे, तो वो देखो 1 मोल तो मुझे मैग्नीशियम और 2 मोल मेरे को क्या मिलेगा, Cl माइनस। तो आफ्टर डिसोसिएशन मेरे को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 मोल प्लस 2 मोल कितना, 3 मोल। तो मैंने डाला तो 1 मोल था, पर मेरे को टूटने के बाद, डिसोसिएट हो जाने के बाद 3 मोल मिला यहाँ। जैसे इसकी बात करते हैं, देखो इधर, तो इनिशियली तो अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 0 पे, तो इसके भी 1 मोल होंगे, इसके कोई नहीं होंगे डिसोसिएशन से पहले। लेकिन जब t इक्वल टू टी टाइम पर डिसोसिएशन हो जाएगा, उसके बाद इसके कितने मिलेंगे आपको, 2 मोल, इसके आपको कितने मिलेंगे, 2 मोल, और इसके कितने मिलेंगे आपको, 3 मोल। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। तो इसके 1 मोल मैंने डिसोसिएट, 1 मोल मैंने वाटर में डाले, और मेरे को टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, 5 मोल, 5 मोल आइंस। यहां मेरे को कितने मिल रहे हैं, टोटल 3 मोल आइंस। यहां मुझे कितने मिल रहे हैं, टोटल 2 मोल आइन। तो डाल तो 1 मोल रहे हैं, पर हमें अलग अलग नंबर ऑफ आइंस मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के टोटल। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे ये फर्क पड़ रहा है हमारा, और ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, नेक्स्ट है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखिए ध्यान से। जैसे कि सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है आपका, हमने जो पढ़ा वो था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP। RLVP क्या था, P नॉट माइनस का P डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये सल्यूट आपका कौन सा था, नॉन वॉलेटाइल। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या था, पाई इक्वल टू CRT, एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है। थर्ड, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है पर पढ़ेंगे, थर्ड वो होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको पूरा लिख दे रहा हूं, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी पढ़ेंगे अभी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एंड फोर्थ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट होना। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ी नहीं है फिलहाल। ये जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चार की चार, ये जो आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, ये अभी हमने दो पढ़ी, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको बता दूं कि ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं ओनली ऑन, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स में बहुत सारे होते हैं, आयंस भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, और आपके एटम्स भी आते हैं। तो पार्टिकल्स का मतलब आयंस। सेकंड पॉइंट, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर नॉट डिपेंड ऑन size, they are not depend on size or nature of particles. Their qualitative properties are not depend on size or nature of solute particle. तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर, दे आर डिपेंड ऑन ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ज्यादा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वहां पे ज्यादा आएगी। कहने का मतलब ये है, फिर से समझिए ध्यान से, कि मैंने यहाँ पे दो सोल्यूशन लिए, ध्यान से देखिएगा। एक सोल्यूशन मेरे पास है ए, सोल्यूशन ए। इस सोल्यूशन में 2 मोलैरिटी NaCl, 2 मोलैरिटी मैं बता दूं ग्लूकोज है। और एक दूसरा सोल्यूशन लिया बी, इसमें बता दूं ये सोल्यूशन जो बी है, इसमें भी आपकी 2 मोलैरिटी यूरिया सोल्यूशन है। अब मैंने क्या बोला था, जो ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक बात और लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोल्स पे डिपेंड करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर मोल्स पे डिपेंड करता है, RLBP मोल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों सोल्यूशन का मैं क्या देख रहा हूं, इन दोनों सोल्यूशन का मुझे बताना है। आप जैसे अगर मैं बताऊं कि किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो इन दोनों सोल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी,
क्योंकि यहाँ पे आप मोल्स देखिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 2 मोल्स सॉल्यूट। बी में भी मोल्स कितने हैं, 2। तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो है वो सेम। तो बोथ आर सेम, both have same number of solute particles, या both have same amount of solute particle। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, यहाँ पे भी 2 मोलारिटी था, यहाँ पे भी 2 मोलारिटी। इस वजह से इन दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है भैया, सेम। तो अगर अमाउंट सेम है आपके सॉल्यूशन का, तो उन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम। क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली भैया, सेम। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या सेम होने वाला है, देखो इधर। तो इनका जो RLVP होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, चाहे मैं बात करूं PA के बारे में, सॉल्यूशन ए के बारे में, सॉल्यूशन ए के बारे में, और RLVP सॉल्यूशन बी के बारे में, क्या रहने वाला है, सेम। आगे बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहने वाला है, सेम। तो यहां पे आपका ये सारी चीजें होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है वो, अगर वो सेम रहेंगे तो उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट, जो सेम रहेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ये होती है RLVP होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एक सोल्यूशन है मेरे पास, इसमें 2 मोलारिटी यूरिया है। दूसरा सोल्यूशन है मेरे पास, इसमें 1 मोलारिटी ग्लूकोज मान लो। दोनों डिफरेंट है, एक यूरिया है और एक ग्लूकोज है। अब मुझे ये बताना है क्या इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं। इन दोनों में सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन देखो, एक की 2 मोलारिटी है और एक की 1 मोलारिटी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं जानता हूं कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है ओनली ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स। तो अब अगर तुम्हारे अमाउंट हमारे सेम रहेंगे इन दोनों में ही, तब तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। अब यहाँ तो दोनों के अमाउंट क्या है, डिफरेंट। भाई 2 मोलारिटी का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 2 मोल यूरिया, और यहाँ पे कितने हैं, 1 मोल यूरिया ग्लूकोज। सॉरी, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट इसके अलग अलग है, जिसकी वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी अगर मैं बोलूं, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी, इन दोनों के ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों के ही सेम नहीं, ठीक है। किसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिया वाले सोल्यूशन का ज्यादा रहेगा।
ये बात समझ में आ गई। तो हमने आज ये पढ़ा भैया, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसी? RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, ये अभी आगे होगी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ solute, yeah, number of solute particles. They are depend on number of solute particles. They are not depend on size or nature of solute particles. तो qualitative properties जो डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन, यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिखना है कि डिपेंड ऑन qualitative properties are depend on नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी कह लो, अमाउंट है, अमाउंट दोनों का सेम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम, दोनों के डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट सेम, दोनों के एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट सेम, दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, अगर सेम है अमाउंट, ठीक है, दोनों का RLVP सेम। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कि क्या मतलब होता है इसका, क्या नहीं। दूसरी बात, अब हम लोग जो वॉन्ट्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे आई, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैंने, मतलब समझो भाई, यहां मैंने एक सोल्यूशन लिया जिसमें आपको मैंने बोला कि ये 1 मोलारिटी यूरिया है, 1 मोलारिटी यूरिया है। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होता है, यूरिया सोल्यूशन है। दूसरी तरफ आपका 1 मोलारिटी NaCl सोल्यूशन है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो देखो। इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, आप इस बात को समझिए, इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट मतलब NaCl, MgCl2, जितने भी डिसोसिएट होते हैं, AlOH थ्राइस, एसिडिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट एसिड, जो अर्हीनियस एसिड होते हैं वो H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, NaOH एटसेट्रा। ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या होंगे? डिसोसिएट होते हैं, अपने आयंस में जाके टूट जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? जैसे यूरिया, लिख लो इस बात को भी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो भैया नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? यूरिया, ग्लूकोज, बस 2 याद रख, 3 याद रख लो, सक्रोज, या इन जनरल बोले तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट नहीं होते, पहले भी 1 मोल थे, वाटर में मिलाने के बाद भी 1 मोल ही रहेंगे, ये डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर है? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके डिसोसिएट नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही आपके डिसोसिएट होते हैं। अब देखो इसमें ध्यान से डिफरेंस क्या है। एक तरफ मैंने लिया है बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो क्यों जरूरत पड़ी मुझे, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं कि जरूरत क्यों पड़ी मुझे आई की।
जरूरत क्यों पड़ी वो समझो। अब यूरिया जो है इसका मतलब क्या है, वन मोलारिटी इसका मतलब क्या हुआ, ये बात तो समझ गए होंगे जो आपने देखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल यूरिया, यूरिया को आपने वाटर में डाला, 1 मोल यूरिया, तो ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, 1 मोल। बात समझ में आ गई। अब यहां देखते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में आपने हमसे बोला कि 1 मोल NaCl। तो ये जो मैं बोला आपसे 1 मोल NaCl, क्या एक्चुअल में 1 मोल NaCl है? NaCl को तो आपने जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया तो वो 1 मोल थोड़ी ना रहा, वो कितना हो गया अब डिसॉल्व हो जाने के बाद, Na+Cl-। तो एक्चुअल में कितना हो गया हमारे पास, ये 1 मोल और ये 1 मोल, यानी कि कितना हो गया ये हमारे पास 2 मोल साइन टोटल। तो भैया ये 2 मोल साइंस हो गए, यानी कि एक बात तो समझ में आई कि इलेक्ट्रोलाइट में आप जितने मोल्स डालते हो उतने होते नहीं, उससे ज्यादा मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल रहे हैं बेटा, ज्यादा, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स हमने डाला। पहले हमें क्या लग रहा था कि हमने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम, पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे यूरिया के लिए 1 मोल का 1 मोल ही रहा, पर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो गया वो 2 मोल, यानी कि पहले से ज्यादा। हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने तो 1 मोल डाला, पर वो डिसोसिएट होके नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या लगेगी मुझे, डिफरेंट। एक मैं थ्योरेटिकली निकालूंगा और एक एक्सपेरिमेंटली आएगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये वाली होगी 2 मोल्स के अकॉर्डिंग, और थ्योरेटिकल मैं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से निकालूंगा। तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों को एक साथ रख सकें, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इक्वल बात कर सकें, इसके लिए हमें वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया। फिर से समझो, यहां मैंने 1 मोलारिटी यूरिया सोल्यूशन लिया था, दूसरा मैंने इलेक्ट्रोलाइट का भी 1 मोलारिटी लिया था, इसका मतलब दोनों के मोल्स क्या है, सेम। इसके 1 मोल यूरिया है, उसके 1 मोल NaCl है। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ 1 मोल NaCl नहीं है बेटा, कितने हैं, 2 मोल आयन है, 1 मोल Na+ है और 1 मोल Cn-। तो ये डिसोसिएट हो गए, ये टूट गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आयंस वो डिफरेंट है, ज्यादा दिखे, यानी कि जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा वैल्यू आएगी, और वही होगी एक्सपेरिमेंट। तो वो कितनी होगी, क्या होगी, उसको हम कैसे रिलेट करें, इसलिए हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर्स की जरूरत पड़ी। तो वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती ताकि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट कर सकें। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच अब मैं देखूंगा, तो वांट ऑफ फैक्टर आई को अब मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि वांट ऑफ आई फैक्टर आई होता क्या है। फिलहाल ये बात समझ में आ गई सबको? यहाँ पे ये क्लियर हो गया ना सबको? तो वांट ऑफ फैक्टर यही होता है हमारे लिए, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर में हम लोग रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से। अब आई हमें निकालना है, ठीक है। तो आई के लिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आई के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही करते हैं, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो पढ़ा RLBP के बारे में, पाई और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, वो देख लिया अच्छे से, ठीक है।
आई के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि हम कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है। तो आई के लिए हम कल देखेंगे, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर को कल पढ़ेंगे अच्छे से। आज सिर्फ इतना ही।